प्राइमरी बैंकर कौन है? अगर कल को वो बैंक फेल हो गया तो आपका जितना पैसा उस बैंक के अंदर पड़ा है वो पैसा आपको वापस मिलेगा? घबराइए नहीं। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, वो है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के बारे में। आपका पैसा जो बैंक्स में पड़ा हुआ है वो आपका इंश्योर्ड है अप टू अ सर्टेन लिमिट। वो लिमिट कौन डिसाइड करता है? दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो एक इंश्योरेंस कंपनी है जो बैंक से सबसे प्रीमियम लेती है और प्रीमियम के बदले में वो कहती है कि जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा अप टू 5 लाख रुपीज हमारे पास इंश्योर्ड है। सो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी जो ये कंपनी है, जो ये स्कीम है, कॉर्पोरेशन है, आरबीआई का जो सब्सिडरी है, वो सेटअप हुई थी 1961 में। देखिए 1961 से पहले बहुत से बैंक्स फेल होते थे और 1948-49 में जब बैंकिंग रेगुलेशन आया तभी बात होनी शुरू हो गई थी कि हमारे पास एक डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम होनी चाहिए। उसके बाद दो बहुत बड़े बड़े बैंक्स थे, एक था पिल्लई सेंट्रल बैंक और दूसरा था लक्ष्मी बैंक, जो 1960 में फेल हो गए, बहुत से डिपॉजिटर्स का पैसा डूब गया। इसके लिए गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अब तो लाना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं, डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम। और 1961 में डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के नाम से ये कंपनी ने जन्म लिया अंडर डीआईसी एक्ट, और ये 1 जनवरी 1962 में इफेक्टिव हुआ ये जो एक्ट था। उसके अंदर स्टार्टिंग में सिर्फ कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडेड थे, इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स ऑल्सो। ये सारे जने इस स्कीम के अंडर कवर्ड है। कोऑपरेटिव बैंक्स पहले कवर्ड नहीं थे। उसके बाद बोला गया कि ठीक है, हम कोऑपरेटिव बैंक्स को भी कवर करेंगे। कोऑपरेटिव बैंक्स डूबते हैं, आप आरबीआई की वेबसाइट देख लो, आपको दिख जाएगा कि कितने लेटेस्ट कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे जो छोटे हैं, 98,000 कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हमारे देश में, उनमें से कोई ना कोई कभी ना कभी प्रॉब्लम्स में आता ही है। तो वो जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी इस स्कीम के अंडर कवर्ड होंगे, बट क्योंकि अमाउंट नंबर्स बहुत ज्यादा थे उनके, तो उन्होंने कहा हम ऐसे नहीं आपको कवर कर देंगे कि आप प्रीमियम दो और हम आपका इंश्योरेंस कर रहे हैं डिपॉजिटर्स का। आपको पहले अपने एक्ट में अमेंड करना पड़ेगा और उसके अंदर आपको ये मानना पड़ेगा कि आप बिना आरबीआई के अप्रूवल के अपने बैंक को लिक्विडेट नहीं कर सकते, बंद नहीं कर सकते, और आरबीआई के सुपरविजन आप अलाउ करोगे तभी हम आपको इस स्कीम का पार्ट बनाएंगे। आज की डेट में सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हमारे डीआईसीजीसी के अंडर कवर्ड हैं। सो दो अलग अलग फंक्शंस है उसके, एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस और दूसरा है क्रेडिट गारंटी। सो क्रेडिट गारंटी मतलब होता है सरकार ने आरबीआई को बोला कि भाई आप ना जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर में जो बैंक्स लेंड करते हैं उसके पीछे आप एक गारंटी देना शुरू करो बैंक्स को, ताकि बैंक्स इंकरेज्ड हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को लोन देने के लिए, और प्रायोरिटी सेक्टर जो बाकी सेक्टर्स आते हैं, एग्रीज, माइक्रो फाइनेंस, वीकर सेक्शन वगैरह, इन सब की जो लोन्स है उनको सपोर्ट करे आप अपनी क्रेडिट गारंटी देकर। सो आरबीआई 1961 से लेकर 1981 तक आरबीआई अपनी क्रेडिट गारंटी देता था। उसके बाद एक और इंस्टीट्यूशन बना विच वाज क्रेडिट इंश्योरेंस गारंटी, और फाइनली डीआईसी डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इन दोनों एंटिटीज को मर्ज कर दिया गया। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो भी मेंबर बैंक्स हैं वो सारे जने जब मेंबर बनते हैं इसके, वो प्रीमियम देते हैं। कितना प्रीमियम है वो बढ़ता रहा है। आज की डेट में जितना भी आपके पास 100 रुपया अगर लोगों का डिपॉजिट है, उसके पीछे 12 पैसे जो बैंक्स हैं उनको उस हिसाब से प्रीमियम डीआईसीजीसी को देना होता है। और अगर कोई बैंक फेल हो जाए तो जो डिपॉजिटर है उसका एक्चुअल अमाउंट या फिर 5 लाख रुपीज, दोनों में से जो कम है उतनी अमाउंट की इंश्योरेंस होती है। तो मतलब मान लीजिए मेरा किसी बैंक में 10 लाख रुपए है और वो बैंक फेल हो गया है, तो डीआईसीजीसी मुझे 5 लाख रुपए देगा। अगर मेरे पास सिर्फ 3 लाख ही उस बैंक के अंदर थे तो ऑब्वियसली डीआईसीजीसी मुझे 3 लाख रुपए देगा। तो ये इंश्योरेंस जो है वो डीआईसीजीसी के साइड आती है और बैंक उस पर प्रीमियम देते हैं, उसके अगेंस्ट ये इंश्योरेंस देता है। अगर आप इसकी मैनेजमेंट देखोगे तो बेसिकली इसका जो कैपिटल है दैट इज ओनली 50 करोड़ रुपीज, इनिशियल कैपिटल जितना लगा हुआ है, और वो 100% आरबीआई के अंडर आता है। सो आरबीआई की ये 100% ओन सब्सिडरी है। इसकी मैनेजमेंट में एक आरबीआई का डिप्यूटी गवर्नर होंगे जो इसके हेड होंगे, जो चेयरमैन होंगे। इसके अलावा आरबीआई का ही कोई ऑफिसर जो होगा वो इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा।
इसके अलावा 5 डायरेक्टर्स होंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी और आरबीआई से ऑफकोर्स कंसल्ट करके। ये जो 5 लोग होंगे ये वो होंगे जिनको कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में अच्छी सी नॉलेज है, जो कोऑपरेटिव बैंक्स को समझते हैं। इसके अलावा 4 डायरेक्टर्स और अपॉइंट किए जाएंगे जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी, जो बैकग्राउंड से हैं, एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड है, रूरल इकोनॉमी को समझते हैं या इकोनॉमिक्स, फाइनेंस, लॉ, इन सब चीजों को समझते हैं। इंटरेस्टिंगली जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी 1961 में, उस समय जो गारंटीड अमाउंट थी दैट वाज ओनली 1500 रुपीज, जो आपका इंश्योरेंस अमाउंट था, कवरेज था। उसके बाद वो बढ़कर 5000, 10,000, 20,000, 30,000, 1 लाख और अभी रिसेंटली दैट इज 2020 में ये बढ़कर 5 लाख रुपया कर दिया गया। इस स्कीम के अंदर सारी तरह के डिपॉजिट अकाउंट्स, एफडी, सेविंग्स अकाउंट, करंट अकाउंट वगैरह रिटेल कस्टमर्स के तो कवर्ड हैं ही, लेकिन इसके अंदर थोड़ी एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या है? अगर किसी फॉरेन गवर्नमेंट का अकाउंट है हमारे बैंक में, हम उसको गारंटी नहीं देते। इसके अलावा अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट आपने बैंक में रखा है, वो वाला बैंक फेल हो गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपॉजिट की भी गारंटी नहीं है। इंटर बैंक डिपॉजिट्स होते हैं, उनकी गारंटी नहीं है। डिपॉजिट फॉर स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स की, उनकी गारंटी नहीं है, वो एक्सेप्शन है इस स्कीम के। इसके अलावा अगर वो अमाउंट आपको बाहर से आई है, इंडिया से बाहर से आई है, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट में अगर पैसा पड़ा है, वो भी कवर्ड नहीं है। और एनी अमाउंट जो स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड है इस स्कीम के अंदर, जिसमें लिखा गया कि हम ये वाली अमाउंट कवर नहीं कर रहे हैं, तो वो भी इसके स्कीम के अंडर कवर नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया, प्रीमियम कलेक्ट होता है सारे बैंक से। इस प्रीमियम को डीआईसीजीसी को मैंडेटरीली सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना पड़ता है। उसका जो रिटर्न आता है वो कॉर्पस का पार्ट बन जाता है। कॉर्पोरेशन 3 तरह के फंड्स मेंटेन करके रखता है। डिपॉजिट इंश्योरेंस फंड होता है जो प्रीमियम सारे बैंक देते हैं उसको कलेक्ट करता है। एक गारंटी क्रेडिट गारंटी फंड है जो गारंटी फी बैंक्स देते हैं उसके फंड का पार्ट होते हैं। और एक जनरल फंड है जो इनकी डे टू डे एक्टिविटीज, एडमिन कॉस्ट वगैरह के अंदर एडजस्ट होता है। As on today, 2034 banks, जो public sector banks, private, foreign banks, small finance bank, payment banks, regional rural banks, local area banks, state cooperative banks, district central cooperative banks, and urban cooperative banks, total 2034 banks आते हैं। ये सारे अभी listed हैं, ये सारे insured हैं इस स्कीम के अंडर। इंटरेस्टिंगली 2022 में अभी हम अक्टूबर में ही पहुंचे हैं और अभी 2 बैंक्स की सेटलमेंट ये स्कीम कर चुकी हुई है, ये इंस्टीट्यूशन कर चुका हुआ है। कर्नाला नागरी सहकारी बैंक है जो महाराष्ट्र का है, और मडगांव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो गोवा में है। इन दोनों के डिपॉजिटर्स को डीआईसीजीसी ने पैसा दिया है क्योंकि ये दोनों बैंक डूब गए। देखिए, आपका पैसा जो बैंक्स में पड़ा हुआ है वो 5 लाख रुपीस तक का अमाउंट इंश्योर्ड है, मतलब वो तो आपको मिलेगा ही क्योंकि डीआईसीजीसी को वो लोग प्रीमियम रेगुलरली देते हैं। अगर वो टाइम पर नहीं देते तो आरबीआई सब जने उनके बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेते हैं, तो इसलिए बैंक्स को बाय एनुअली अपना प्रीमियम देना ही पड़ता है। सो अगर आप में से किसी को लगता था कि इंडिया में बैंक्स फेल नहीं होते, तो न्यूज़ है आपके लिए, 2022 में ही 2 बैंक्स फेल हो चुके हुए हैं जिनके डिपॉजिटर्स को इंश्योरेंस का पैसा मिला है। तो ज़रूरी है कि हम अवेयर हों, हम जाने कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। अगर आप किसी स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक्स में अपना पैसा रख रहे हैं तो पहले तो देख सकते हो आप डीआईसीजीसी की वेबसाइट पर जाकर कि क्या वो कोऑपरेटिव बैंक कवर्ड है इस स्कीम के अंडर। अगर नहीं कवर्ड है तो सावधान रहिए, एक अमाउंट से ज़्यादा आप वहाँ पे डिपॉजिट कर रहे हो क्योंकि आपको थोड़ा सा हल्का सा इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो बहुत इंटेलिजेंट चीज़ आप नहीं कर रहे हो। और रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप का ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से लें। और इसी के साथ मैं अभी आज का वीडियो एंड कर रही हूँ। आई होप आपने कुछ नया सीखा एंड डू keep watching my series and do like and comment. Thank you so much.